नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अध्याय 8 की बात करेंगे आज। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें बात करेंगे कि लोहे के औजार यानी लोहे की शुरुआत कब हुई, कब मानव ने इसका प्रयोग प्रारंभ किया। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का आविष्कार किया गया, 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद बात करेंगे कृषि उत्पादन के बारे में कि लोहे के आ जाने के कारण कृषि में उत्पादन कैसे हुआ। और उसके बाद बात करेंगे जो लोग गाँव में रहते थे, जैसे कि जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी थे, बड़े भूस्वामी को क्या बोला जाता था? वलेला, बड़े भूस्वामियों को। और जो साधारण हलवाहे थे उनको उणवार क्या बोला जाता था? उणवार। साधारण हलवाहों को, जो हल वगैरह चलाते थे, उनको उणवार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? आदिमाई। क्या कहा जाता था? आदिमाई। और इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि जो संगम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मदुरई में। कहाँ हुआ था? मदुरई में। उसके बाद बात करेंगे आहत सिक्कों के बारे में। किसके बारे में? आहत सिक्कों के बारे में। और शिल्प कला के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले यानी कि वर्तमान से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व में लोहे की शुरुआत हुई थी। और 3000 साल पहले शुरुआत हुई थी इसकी। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अध्याय 4 में देखा है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि 1000 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 500 ईसा पूर्व में इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया था खेती वगैरह में। और जंगलों की साफ सफाई के लिए जो कुल्हाड़ियाँ यूज की जाती थी वो लोहे से प्रारंभ हो गई थी। अब कृषि में क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए, जैसे नहरें, कुएं, तालाब वगैरह जलाशय बनाए गए थे। समृद्ध गांव में गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। यानी कि गांव को समृद्ध करना था। और वो कैसे होते? कृषि के विकास के लिए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब बात करेंगे गांव में कौन रहते थे। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ध्यान रखना, कितने तरह के? 3। एक तो वलेला, जो कि बड़े भूस्वामी थे, उनको क्या बोला जाता था? वलेला। और साधारण जो हल वगैरह चलाते थे उनको बोला जाता था उणवार। क्या बोला जाता था? उणवार। और भूमिहीन मजदूर दास वगैरह थे उनको आदिमाई। तो आदिमाई किसको बोला जाता था? जो दास थे, भूमिहीन मजदूर थे। और बड़े भूस्वामी को वलेला और साधारण हलवाहों को उणवार कहा जाता था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या बोला जाता था? ग्राम भोजक। क्या बोला जाता था? ग्राम भोजक। किसे बोला जाता? जो प्रधान व्यक्ति था। जैसे वर्तमान में सरपंच होता है तो पहले क्या बोला जाता था? प्राचीन समय में ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहे। ध्यान रखना, 1000 ईसा पूर्व में क्या था? ग्राम भोजक कहा जाता था, जो सरपंच था। और ये पद क्या था? वन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। और ये पद अनुवांशिक थे। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर क्या था? गांव का जो बड़ा भूस्वामी होता था, यानी जो बड़ा जमींदार था उस टाइम का, उसे बनाया जाता था। और साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनकी ज़मीन पर कौन? दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण राजा इसे क्या काम देता था? कर वसूलने का काम भी देता था। क्या? कर वसूलने का काम। और ये न्यायाधीश का और पुलिस का काम भी देता था। किसको? ग्राम भोजक को। वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम भोजक को क्या काम देते थे? पुलिस और न्यायाधीश का काम भी देते थे। और इसकी ज़मीन पर दास और मजदूर काम करते थे। और ये टैक्स वगैरह भी वसूलता था। ग्राम भोजकों के अलावा
अन्य स्वतंत्र कृषक यानी किसान होते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था, गृहपति। गृहपति किन्हें बोला जाता था, जो छोटे किसान थे। इनमें साधारणतः छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री और पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब प्राचीन तमिल जो रचनाएं हैं, जैसे संगम सम्मेलन हुआ, वो कहाँ हुआ, मदुरई में। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन बना है। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों को उल्लेख यहाँ किया गया, वे संगम साहित्य में पाए गए। यानी संगम साहित्य का सम्मेलन कहाँ हुआ, मदुरई में। अब नगर क्या कहती हैं, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और जो पुरातत्वविद हैं उनके क्या विचार थे। तो क्या है कि जातक कथाओं के बारे में हमने पढ़ा है, जो आम लोगों में प्रचलित थी, जैसे बौद्ध से संबंधित थी ये। तो बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। किन्हें, जातक की कथाओं का बौद्ध भिक्षुओं ने संकलन किया है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी व्यक्ति बन गया। तो इसमें बताया गया है कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन थोड़े समय बाद उसने अपना, जैसे एक आंधी आई जोर से, राजा के दरबार में जो पेड़ वगैरह टूट गए, उनको इकट्ठा करना माली के लिए मुश्किल था, लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि ये लकड़ियाँ वगैरह मेरे को दे दो, मैं इनको ऐसे ही साफ़ कर दूंगा। और उसने क्या किया, बच्चों को लेकर वो इकट्ठा करवा दिया। तो ऐसे ऐसे उसने ये सारा अपने जो तिनका तिनका चुनकर गेट के पास रख दिया और इकट्ठा कर लिया। और जो बर्तन वगैरह पकाए थे कुम्हार ने, तो उन्हें ईंधन की तलाश में गुजरा, उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे आ गए। तो उन्होंने कई योजना बनाई। जैसे उन्होंने, अब युवक ने योजना क्या बनाई कि एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वालों को 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी सहायता की। तो उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती की। उस दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। तो यह सुनकर उस युवक ने क्या किया, उन जो घास काटने वाले थे, उसके जो मित्र थे जिन्होंने उन्होंने पानी पिलाया था, तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपने घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। तो उन्होंने उस घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिला, तो उस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो ये बताया गया कैसे अमीर, ये जातक कथाओं में है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों का से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग और खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। तो ये सजावट है। सांची की मूर्ति कला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहरों, महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा है, इनमें से कुछ शहर पर कोटों से घिरे हुए थे, यानी कि जो पकी हुई ईंटें थी। जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्याकूप मिले हैं। ये वल्याकूप घुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वल्याकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम लोगों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा यह भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने उल्लेख किया है। अब आहत सिक्कों की बात करते हैं। तो आहत सिक्के किन्हें कहा जाता था, जो धातु को, जो चादर होती धातु की, उनको काट कर छोटे छोटे सिक्के बनाए जाते थे और उन पर कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि उन पर चिन्ह
वगैरह बनाए जाते हैं, यानी ठप्पे लगाए जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है? आहत सिक्के बोला जाता है। अब सिक्कों के बारे में क्या है, तुमने देखा है कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। तो ये सिक्के हैं। अब बात करते हैं नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। मथुरा में आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रहा। तो ये रहा इम्पोर्टेंट कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मथुरा क्या था? कुषाणों की दूसरी राजधानी था। मथुरा के प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। जो अभिलेख मिले हैं वो दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहरों के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में अभिलेख सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों और माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। अब शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पत्थर कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे और स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकारों तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, जिन्हें क्या श्रेणी कहते थे। तो इम्पोर्टेंट है, शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, किन्हें क्या कहते थे? श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। अब बात करते हैं अरिकामेडू की, जो पुदुचेरी में है। तो रोम के बारे में जानकारी देखा है आपने पिछले अध्याय में। तो ये जो था ये एक बंदरगाह था, एक पतन था, और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 2200 से 1900 साल पहले। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो क्या गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही एरेटाइन क्या है? रोम का शहर है। जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। इसे मोहर लगे सांचों पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था परंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं।
अब यूरोप का यानी कि रोम के बारे में बताया था, तो रोम में क्या बताया है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोम ईंटों का शहर था जिसे संगमरमर से बनाया गया था। क्वेश्चन आंसरों की बात कर लेते हैं। तमिल के बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, तो वेलेला। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः खेती की जाती थी, तो उनके दासों द्वारा तमिल के हलवाहों को क्या कहते थे, उणवार। क्या कहते थे, उणवार। अधिकांश गृहपति क्या थे, स्वतंत्र थे। ग्राम भोजकों के काम क्या थे, कभी कभी वो न्याय और पुलिस का काम भी करते थे और वो टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे, तो बहुत शक्तिशाली होते थे। वल्ल्याकूप का उपयोग किस लिए किया जाता, नहाने के लिए। आहत सिक्के चांदी और तांबे के बनाए जाते थे। और अगला क्वेश्चन है, मथुरा क्या था, एक धार्मिक केंद्र था। और श्रेणी क्या था, ये शिल्पकारों द्वारा बनाई जाती थी। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।